हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका एक नई क्लास में मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं इंग्लिश का पेपर का सॉल्यूशन और इसका फर्स्ट पार्ट आपने पिछले क्लास में देख लिया है। उससे नेक्स्ट जो पेपर सॉल्यूशन है वो आज के इस क्लास में अपन करने जा रहे हैं। तो आइए देख लेते हैं एक एक करके कंप्लीटली इसका सॉल्यूशन। ये फर्स्ट पार्ट सेक्शन ए का हम पहले कर चुके हैं। आपने वीडियो नहीं देखा हो, अगर कोई नए बच्चे आ रहे हैं जुड़े हैं तो ऊपर आई बटन पे आपको लिंक मिलेगा, वहां पे क्लिक करके देख लीजिएगा। सेकंड जो अपना पैसेज है वहां से शुरुआत करेंगे और आज इसमें भी हम देखेंगे कि किस तरीके से आपको आंसर्स ढूंढने हैं और विशेष करके जो अपना अपोजिट और सिमिलर वर्ड जो होता है उसको कैसे ढूंढना है ये अपन देखेंगे। ये सारे क्वेश्चंस अपन पिछली क्लास में कर चुके हैं। तो आज है अपना सेकंड पैसेज। चलिए मैं फटाफट से इसे पढ़ लेता हूं और जो तरीका मैंने बताया था आपको पिछली क्लास में वही तरीका आपको इसमें अपनाना है। पहले क्वेश्चंस पढ़ेंगे और उसके बाद फिर पैसेज पढ़ेंगे। पहले अगर आपने पैसेज पढ़ा तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, ध्यान रखना। तो पहले क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो आज भी अपन उसी टाइप से करेंगे क्योंकि जिस तरीके से हमें एग्जाम में जो परफॉर्मेंस देनी है उसी तरीके से हमें अभ्यास करना पड़ता है। तो अभ्यास हम पहले उसी तरीके से करेंगे। देखो क्वेश्चन पहला क्या लिखा हुआ है। पहला प्रश्न यहाँ पे लिखा हुआ है कि बाय व्हाट आर द नेशंस अननोन। राष्ट्र जो है वो किस चीज से अनजान है। राष्ट्र नेशन जो है वो किस चीज से अनजान है, ये हमें इसका आंसर ढूंढना है। तो ठीक है, हम दिमाग में रखेंगे, क्वेश्चन आंसर हमारे दिमाग में रखना है। दूसरा प्रश्न क्या है, व्हाट शुड द नेशंस रियलाइज। राष्ट्रों को क्या रियलाइज करना चाहिए। ठीक है, अभी देखेंगे अपन। हु विल डाई इन दिस कॉन्क्वेस्ट। इस कॉन्क्वेस्ट में कौन मर जाएगा, अभी देखेंगे हम कौन मर जाएगा भाई। एंड नेक्स्ट है व्हाट शुड वी इरेडिकेट फॉर सेल्फ प्रिजर्वेशन। सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए हमें किस चीज को इरेडिकेट करना चाहिए। इरेडिकेट का मतलब होता है समूल नष्ट कर देना, जड़ से उखाड़ फेंकना। तो हमें अपनी आत्मरक्षा के लिए है ना, सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए हमें किस चीज को इरेडिकेट करना है, अभी देखेंगे। पैसेज पढ़ेंगे तो अभी पहले आपको इसी तरीके से एग्जाम में भी क्वेश्चन पढ़ लेना है और क्वेश्चन पढ़ने के बाद फिर पैसेज पढ़ना। तो जिस तरीके से हमने कल फर्स्ट बार में ही पढ़ते टाइम सारे क्वेश्चंस कर लेते, उसी तरीके से आज भी ये पैसेज जब पढ़ेंगे तो इन सारे पैसेज के आंसर जो क्वेश्चन जो है उनके आंसर हमें एक बार में मिल जाएंगे। तो आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपका टाइम बचेगा। आगे क्या लिखा है कि फाइंड द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स, जिसका अर्थ है क्या है कि अ लैक ऑफ इंफॉर्मेशन और नॉलेज, यानी कि ज्ञान की कमी को हम क्या कहते हैं। तो ये पैसेज में से ढूंढना है, वैसे तो इसके खूब अर्थ हो सकते हैं। और नेक्स्ट लिखा है कि राइट द ऑपोजिट वर्ड फ्रॉम द पैसेज ऑफ वन। वन जो है ये विन का पास्ट टेंस है, WIN, विन। विन का मतलब होता है जीतना। तो अब देखो कि इसका 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 क्या करना है, हमें इसका ऑपोजिट वर्ड ढूंढना है ना, इसका विलोम शब्द ढूंढना है। तो जीतने का विलोम क्या होता है, हारना। तो हमें ध्यान रखना है कि पैसेज में क्या शब्द आया है हारने के लिए, तो वो इसका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं एक एक करके। अभी देखो ये इसका सिमिलर वर्ड ढूंढना है। यह है लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी सूचना की कमी, या लैक ऑफ नॉलेज यानी ज्ञान की कमी। तो ज्ञान की कमी है ना, तो इसका तो सिमिलर वर्ड ढूंढना है। ज्ञान की कमी के लिए कौन सा शब्द आया पैसेज में। ये सारी चीजें जब दिमाग में होगी ना हमारे, तब तो हम पहली बार में पढ़ते ही आंसर कर लेंगे। तो ये अगर नहीं हुआ तो फिर आपको 2 बार 3 बार पढ़ना पड़ेगा, और अगर इतनी बार पढ़ा तो आपका टाइम, ध्यान रखना, इसमें जाएगा, खर्च होगा। ओके, तो अब देखिए कि पैसेज पढ़ते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चंस का आंसर देते हैं। दिमाग में रखना है प्रश्न, मैं बार बार कह रहा हूं। चलो पढ़ते हैं। लिखा है कि वॉर इज द सोशल कैंसर ऑफ मैनकाइंड, इट इज अ परनिशियस फॉर्म ऑफ इग्नोरेंस। अब देखो ये फॉर्म नहीं है, ये फॉर्म है, FORM। ये परनिशियस फॉर्म है, बहुत ही खतरनाक स्थिति है। किस चीज की, इग्नोरेंस की। इग्नोरेंस का मतलब क्या होता है, अज्ञानता। अज्ञानता, अज्ञानता मतलब क्या, अज्ञानता मतलब ज्ञान की कमी। तो देखो भाई पहला प्रश्न का, एक प्रश्न का आंसर मिल गया, ज्ञान की कमी। तो अभी हमने देखो लिखा था ना कि लैक ऑफ नॉलेज। लैक ऑफ नॉलेज क्या है, ज्ञान की कमी। तो लैक ऑफ नॉलेज को इंग्लिश में उसके लिए क्या सिमिलर वर्ड आया है, इग्नोरेंस आया है। तो ये हो गया हमारे एक प्रश्न का आंसर। कौन से प्रश्न का आंसर हुआ, यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे जो आया था ना ये लैक ऑफ इंफॉर्मेशन या फिर नॉलेज, तो इसका सिमिलर वर्ड आपको ढूंढना है बच्चों पैसेज में से। आपको इसका पैसेज में से मीनिंग ढूंढना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इग्नोरेंस,
NORANCE, इग्नोरेंस यानी ज्ञान की कमी। मिल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे करके है ना, एक एक आपको पढ़ते जाओगे ना तो सारे के सारे आंसर मिलते जाएंगे। हाँ, अब देखिए नेक्स्ट लिखा है, यहां से पढ़ेंगे इग्नोरेंस। फॉर इट डिस्ट्रॉयज नॉट ओनली इट्स एनिमीज। अब ये जो युद्ध होता है ना, युद्ध, यहाँ पे बात हो रही है वार की। वार मैंने युद्ध, तो युद्ध न केवल अपने दुश्मन को खत्म करता है बट ऑल्सो द होल सुपर स्ट्रक्चर ऑफ विच इट इज अ पार्ट, एंड दस इवेंचुअली डिफीट्स इटसेल्फ। और इस तरीके से ये जो है वो अपने आप को हरा देता है, मतलब युद्ध खुद हार जाता है एक दिन। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक शब्द है डिफीट। डिफीट का मतलब क्या होता है? हराना। डिफीट का मतलब होता है हराना। तो हमें एक और प्रश्न का आंसर मिल गया। क्या प्रश्न था? वन। वन का मतलब जीता। तो जीतने का ऑपोजिट वर्ड क्या होता है बच्चों? जीता। जीतने का ऑपोजिट क्या होता है? हारना। तो इसके लिए क्या शब्द आया है? डिफीट। DEFEAT, डिफीट। तो मिल गया हमें दो प्रश्न का आंसर। अभी तो हमने 2 से 3 लाइनें पढ़ी है और हमारे 2 प्रश्न कंप्लीट हो गए। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है देखो, आप ये नोट करते जाना है ना, लिखते जाना। ये पेपर में आप अवेलेबल करा दूंगा, मैं कल भूल गया था, आज डालता हूं, आपको अपने ग्रुप में डाल दूंगा। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आगे हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि ये क्या करता है, अपने आप को डिफीट करता है। नेशंस लिव इन अ स्टेट ऑफ अनार्की। तो अब जब युद्ध होता है तो पूरा राष्ट्र जो है एक प्रकार से अराजकता, अनार्की का मतलब होता है अराजकता में आ जाता है। नॉट इन अ स्टेट ऑफ लॉ and like cancer cells, nations do not know that their ultimate self-interest lies in preserving the health and harmony of whole body. अब देखिए यहां पे एक प्रश्न का आंसर है कि नेशन डू नॉट नो दैट देयर अल्टीमेट सेल्फ इंटरेस्ट लाइज, कि उनका आखिर अंतिम, उनका जो अंतिम रुचि किस में होनी चाहिए, किसी भी राष्ट्र का पूरा ध्येय किस में होना चाहिए? अपने जनता के कल्याण में होना चाहिए, न कि युद्ध करने में। तो अब देखो प्रश्न ये था, प्रश्न क्या था, मैं आंसर साथ साथ में आपको बता देता हूं कि व्हाट शुड नेशन, हाँ ये रहा सेकंड प्रश्न। सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाट शुड, सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाट शुड द नेशंस रियलाइज, राष्ट्र को क्या रियलाइज करना चाहिए? तो देखो बच्चों, एक राष्ट्र को ये रियलाइज करना चाहिए, है ना, सेल्फ इंटरेस्ट लाइज इन प्रिजर्विंग द हेल्थ एंड हार्मनी ऑफ द होल बॉडी। एक राष्ट्र को ये रियलाइज करना चाहिए, ये जानना चाहिए, ये ध्यान में रखना चाहिए कि किसी भी राष्ट्र का भला जो है वो उसकी जनता की भलाई में ही है। ओके, तो यहां से लेकर के यहां तक है कि नेशन डू नॉट नो दैट देयर अल्टीमेट, तो ये जानना चाहिए, राष्ट्र नहीं जानते तो राष्ट्र को ये जानना चाहिए, यहां तक लिखेंगे। अब देखिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है? फॉर if that body is normally wounded then no nation can survive and flourish। अगर ऐसा हुआ तो कोई भी राष्ट्र जीवित नहीं रह पाएगा। if the aim of life is self preservation for the species as well as for the individual, we must tame or eradicate the cancer cells of war in the social organism। एक और प्रश्न का आंसर मिला हमें क्या इरेडिकेट करना चाहिए? तो देखो क्वेश्चन ये था कि हमें जो है ना, व्हाट शुड, प्रश्न यह है कि व्हाट शुड वी इरेडिकेट फॉर सेल्फ प्रिजर्वेशन, हमें सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए, आत्म सुरक्षा के लिए किस चीज को इरेडिकेट करना चाहिए? तो हमें सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए बच्चों हमें वी मस्ट इरेडिकेट, देखो यहां से ध्यान देना, वी मस्ट टेम और इरेडिकेट द कैंसर सेल ऑफ वॉर। युद्ध की जो कोशिकाएं हैं, यानी हमारे भीतर जो युद्ध के भाव है, उसे हमें पूरी तरह से समूल नष्ट कर देना चाहिए इन द सोशल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो इसे हटा देना चाहिए। तो ये क्वेश्चन का आंसर भी हमें मिल गया। एंड दिस कैन बी डन ओनली व्हेन नेशंस बिगिन टू रिकॉग्नाइज दैट व्हाट मे सीम टू बी इन द नेशनल इंटरेस्ट cannot be opposed to the common interest of mankind, or both the nation and mankind will die in this conquest। अब देखो ये एक और प्रश्न का आंसर कि यहां पे देखो लिखा हो ना, यहां पे लिखा है कॉन्क्वेस्ट। Who will die in this conquest? इस कॉन्क्वेस्ट में कौन मरेगा, कौन मर जाएगा? मतलब युद्ध की जो भाव है एक दूसरे को जीतने का, कॉन्क्वेस्ट का मतलब होता है किसी क्षेत्र को अपने अधिकार में लेना। तो ये जो भाव है ना, एक दूसरे को हड़पने का जो भाव है, इसमें कौन मरेगा? तो इसमें देखो दोनों चीजें मर जाएगी, है ना, इसमें दोनों चीजें मर जाएगी। बोथ द नेशन एंड मैनकाइंड, मतलब इसमें राष्ट्र भी समाप्त हो जाएंगे और मानव भी समाप्त हो जाएगा, मनुष्य भी समाप्त हो जाएगा। तो नेशन एंड मैनकाइंड विल डाई इन दिस कॉन्क्वेस्ट।
तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब देखो एक और क्वेश्चन है यहाँ पे कि राष्ट्र को क्या रिकॉग्नाइज करना चाहिए, हम यहाँ पे देखेंगे, है ना, व्हाट शुड द नेशंस रियलाइज, एक राष्ट्र को क्या रियलाइज करना चाहिए, ये आंसर है। तो देखो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि cannot oppose the nation begin to recognize, हाँ recognize मैंने पहचानना, that what may seem to be in the national interest, कि जो चीज राष्ट्र हित में है वो कभी भी, है ना, cannot be opposed to the common interest of mankind, तो वो मानव जाति के खिलाफ कभी नहीं हो सकती। राष्ट्र हित में भाई मानव हित में है, ये बात जो है वो किसी भी राष्ट्र को ध्यान में रखनी चाहिए। तो अब हमने देखो कि अंतिम कुछ लाइनें बची है, लेकिन उससे पहले ही हमारे सारे क्वेश्चंस पूरे हो गए हैं। तो लास्ट वाली लाइनें हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बाय व्हाट आर द नेशंस अननोन, राष्ट्र किस चीज से अज्ञान है, तो हमने देख लिया ना कि राष्ट्र जो है वो उस चीज से अज्ञान है, किस चीज से, इसका क्वेश्चन का इस आंसर है ना, डू नॉट नो जो हमने किया था, यहाँ पे देखो, नेशन डू नॉट नो दैट देयर अल्टीमेट सेल्फ इंटरेस्ट लाइज इन प्रिजर्विंग द हेल्थ एंड हार्मनी ऑफ द होल बॉडी। होल बॉडी में क्या आएगा, होल बॉडी में कम्युनिटी ऑफ मैन, मतलब पूरे राष्ट्र की जो जनता है उसका कल्याण ही जो है वो उसमें छिपा हुआ है। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा। यहाँ से देखो, यहाँ से लिखा है ना कि नेशन डू नॉट नो, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पहले क्वेश्चन का आंसर है। तो इस तरीके से हमारे सारे क्वेश्चन हो गए बच्चों। पहला प्रश्न हो गया, तो देखो पहला क्वेश्चन हो गया हमारा, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा भी हो गया, एंड पांचवा हो गया इसका, एंड छठा भी हो गया। तो इस तरीके से हमने दोनों पैसेज कंप्लीट कर लिए। अब सेक्शन बी शुरू करते हैं। मैं कंप्लीट सॉल्यूशन करवाने की पूरी कोशिश करूंगा बच्चों। सेक्शन बी जो है, तो सेक्शन बी में देखो क्या लिखा हुआ है कि यू आर यशपाल और दीपिका स्टडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर, योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग एन एजुकेशनल टूर टू माउंट आबू। अब देखिए आपका विद्यालय जो है एक एजुकेशनल टूर लेके जा रहा है माउंट आबू, एंड ड्राफ्ट नोटिस इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th। तो ये 4 नंबर का प्रश्न है, बिल्कुल सिंपल सा है, और जस्ट आप 2 मिनट से 3 मिनट के भीतर इस क्वेश्चन को कर सकते हो, और पूरे में से पूरे नंबर आपको लाने हैं। समझिएगा आपका नाम क्या है, तो आपका नाम ध्यान रखना, आप यशपाल या दीपिका को इसमें से कोई भी एक नाम यूज करेंगे, और आप जो है वो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, आपके स्कूल का ये नाम हो गया, और अब आपको एक नोटिस ड्राफ्ट करना है। तो चलिए हम एक बनाते हैं नोटिस। कैसे लिखना है आपको नोटिस, चलो मैं यहां पे लिख करके बता देता हूं। तो देखो, चलो इसी पे लिख देते हैं। ओके, तो हमें क्या करना है कि, ठीक है, तो हम जब नोटिस लिखेंगे तो सबसे ऊपर हम क्या लिखेंगे बच्चों, सबसे ऊपर हम लिखेंगे नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जैसा मैंने आपको बताया था नोटिस राइटिंग में, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मैंने संगठन का नाम। तो अभी हमारा नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, हमारे स्कूल का नाम, तो हम लिखेंगे गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर, राइट। तो आप कैपिटल लेटर में लिखना चाहें तो कैपिटल में लिखेंगे GOVT गवर्नमेंट, उसके बाद आप लिखेंगे सीनियर, उसके बाद आप लिखेंगे सेकेंडरी, उसके बाद आप लिखेंगे गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। थोड़ा क्या है कि स्मॉल में लिखने की हैबिट है ना, तो ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो एक आधा छोटा हो जाता है स्कूल, और फिर हम लिखेंगे अजमेर, ठीक है, अजमेर। तो ये हो गया अजमेर। तो ये तो हो गया हमारे स्कूल का नाम, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऊपर आपने लिख दिया। सेकंड लाइन में क्या लिखता है पता ना आपको, लेफ्ट साइड में हम लिखेंगे डेट। तो डेट इसमें दी हुई नहीं थी, तो हम एक काम करेंगे कि जो एग्जाम है ना, एग्जाम की डेट हम लिख देते हैं। तो हमारा एग्जाम है 4 मार्च, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 मार्च 2024। ओके, अब हमें क्या लिखना है, अब हमें सेंटर में नेक्स्ट लाइन में लिखना है कैपिटल लेटर में नोटिस, NOTIC। तो ये लिखेंगे NOTICE, ये हमने लिख दिया नोटिस। अब हम क्या लिखेंगे, उससे जो नेक्स्ट लाइन होती है उसमें हम लिखते हैं हेडिंग ऑफ द नोटिस। नोटिस की जो हेडिंग है, या जिसे टाइटल भी हम कह सकते हैं, उसको लिखेंगे। तो हमारा टाइटल है एजुकेशनल टूर टू माउंट आबू। तो हम देखो यहाँ पे अब इसे भी क्या करना है आपको, हो सके तो आपको कैपिटल लेटर में लिखना है। अगर स्मॉल में भी लिख देते तो कोई इश्यू नहीं है। आप चाहो तो प्रत्येक जो वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लिख सकते हो, आप चाहो तो पूरा ही कैपिटल लिख सकते हो। तो हम लिखेंगे एजुकेशनल टूर टू माउंट आबू, EDUCA, एजुकेशनल TOUR टूर, MOUNT माउंट, और AB
आबू, ABU, आबू। ओके, तो ये हमने लिख दिया तीसरी लाइन हमारी कि एक माउंट आबू पे एजुकेशनल टूर। इतना लिखा। अब यहाँ पे हम लिखना शुरू करेंगे कि भाई सभी बच्चों को सूचित किया जाता है कि अपना विद्यालय माउंट आबू पर एक एजुकेशनल टूर लेके जा रहा है। उस जो कितनी तारीख से रहेगा, तारीख आप लिख दीजिए, है ना, कितने दिन का रहेगा कि भाई तारीख इतने से लेके इतने दिन, 2 दिन का या 3 दिन का या 1 दिन का, जितना भी रहेगा। आप उस टूर के दौरान क्या क्या देंगे बच्चों को, नाश्ता चाय पानी क्या है वो लिखेंगे, और कितने रुपए बच्चों को जमा करवाने ये भी लिखेंगे। और जो बच्चे इंटरेस्टेड है ना, वो जो है अंडरसाइंड जो है, आप यशपाल या दीपिका जो नाम था अपना, उसको अपना नाम दे देंगे। तो बस इतना सा लिखना है और ये हो गया आपका कंप्लीट। तो देखो लिखेंगे कि ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय। बच्चों में कर्सिव में लिख रहा हूं तो थोड़ा सा आप समझ में आ जाएगा, नहीं तो मैं बोल बोल के भी लिख रहा हूं, बता रहा हूं ना, तो आप ध्यान समझ लेना। तो आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड, चलो मैं स्पेलिंग बोल देता हूं, INFORMED, इन्फॉर्म्ड, THAT, दैट, OUR, आवर, और यहीं पे लिख देता हूं स्कूल, SCHOOL, स्कूल। Our school is going to organize. Our school is going to ORGANIZATION, organize an educational, 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 TOUR, to MOUNT, माउंट और आबू। भाई अब अच्छा चलो यहाँ फुल स्टॉप नहीं करना अभी। तो अभी क्यों नहीं करना है, क्योंकि अभी हमें डेट लिखनी है। माउंट आबू ऑन, कब जा रहे हो आप माउंट आबू पे, टूर कब है, तो आप तारीख यहाँ पे लिख सकते हो। चलो जैसे एग्जाम है अपना 4 को तो अपन लिख रहे हैं, है ना, 4 को तो नोटिस लिख रहे हैं, तो उससे 4-5 दिन आगे की डेट देनी है, तो हम दे सकते हैं, चलो 10 तारीख दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 10 मार्च 2024। अब आप जा नहीं सकते 10 मार्च को, तो क्योंकि एग्जाम चल रहे हैं, आप पर को तो खाली लिखना है, ध्यान रखना ना, मार्च, ठीक है। अब देखो दिस टूर इंक्लूड्स, दिस TOUR, दिस टूर इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या रहेगा, तो देखो दिस टूर इंक्लूड्स ब्रेकफास्ट, BREAKFAST, ब्रेकफास्ट, लंच एंड टी, ठीक है, और चाय, ये रहेगा। एंड एवरी स्टूडेंट हैव टू डिपॉजिट 500 रुपीज। आप ये लिख सकते हैं कि भाई प्रत्येक बच्चे को 500 रुपये जमा करवाने हैं, तो आप लिखेंगे एवरी स्टूडेंट, STUDENT, every student has to deposit, DEPOSITE, deposit 500 रुपीज, ठीक है, कि प्रत्येक बच्चा 500 रुपये जमा करवाएगा। और साथ ही साथ माता पिता की परमिशन भी जरूरी है, क्योंकि बिना परमिशन कोई नहीं आएगा, तो लिखेंगे पेरेंट्स रिटर्न परमिशन इज नीडेड, PARENTS, पेरेंट्स रिटर्न, WRITTEN, रिटर्न परमिशन, PERMISSION, परमिशन इज रिक्वायर्ड या नीडेड लिख सकते हैं आप, रिक्वायर्ड, ओके, ये लिख दिया आपको कि इसके माता पिता की परमिशन जरूरी है, रिक्वायर्ड। और दोज हु आर इंटरेस्टेड कैन गिव देयर नेम्स बिफोर, अब तारीख लिख दीजिए कि इतनी तारीख से पहले नाम दे दीजिए। तो चूंकि 15 तारीख को 10 तारीख को जाएगा और 4 को आप लिख रहे हैं, तो आप 2 दिन का टाइम दे दीजिए, 4 के बाद 5 और 6 तारीख तक सभी बच्चे अपना नाम दे दें। तो आप लिखेंगे यहाँ पे कि दोज, THOSE, दोज, और दोज who are are interested, INTEREST, interested, ED, those who are interested can give their names, can GIVE, give, THEIR, their names to undersigned, किसको देंगे अपने नाम, नीचे जिसके साइन किए हुए, अंडर साइंड, SIGNED, अंडरसाइंड, ओके। अब नीचे यहाँ पे साइन कर दो आपका नाम, फॉर एग्जांपल जैसे यशपाल हो गया, यहाँ पे आप थैंकिंग यू लिखेंगे, ठीक है,
थैंकिंग यू और अपना नाम लिख दो यशपाल, YASPAL। तो ठीक है, तो ये देख लो हो गया आपका। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो इस तरीके से अगर आपने लिखा, और लिखने के बाद अब आप क्या करेंगे लिखने के बाद जो है ना, आप इसको बॉक्स बना दीजिए। तो आपने ये बना दिया बॉक्स, ठीक है, ये हो गया आपका बॉक्स, और अब ये हो गया आपका नोटिस। ठीक है, अब एग्जामिनर इसको चेक करेगा और आपको मिलेंगे बच्चों पूरे 4 में से 4 नंबर, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। चलिए एक बार फिर से बैक जाते हैं, और हम यहाँ पे देख रहे थे, मैं इसको, चलो डोंट सेव करते हैं, बैक जाते हैं। हाँ, अब ये हमारा हो गया, तो ये नोटिस हमने फ्रेम कर दिया। अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। हाँ, ड्राफ्ट अ इनफॉर्मल रिप्लाई। अब आपको एक इनफॉर्मल रिप्लाई लिखनी है। इनफॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग एन इनविटेशन टू अटेंड द वेडिंग सेरेमनी ऑफ योर फ्रेंड। आपके मित्र के विवाह में शामिल होने हेतु आपको इनवाइट किया है, तो आप उसको एक्सेप्ट करते हुए एक रिप्लाई लिखेंगे। और रिप्लाई कैसे लिखनी है, इनफॉर्मल, ध्यान रखना फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों प्रकार की रिप्लाईज होती हैं, उसे एक्सेप्ट और डिक्लाइन करना होता है। तो जो इनफॉर्मल रिप्लाई होती है वो एक इनफॉर्मल लेटर का छोटा रूप होता है। आप सीधा सीधा समझिए, जो लेटर होता है, 2 प्रकार के लेटर होते हैं ना, एक फॉर्मल होता है, एक इनफॉर्मल होता है। फॉर्मल लेटर तो क्या होता है कि जो किसी सरकारी कार्यालय को, अधिकारी को लिखा जाता है। इनफॉर्मल होता है जो अपन किसी मित्र को या अपने रिलेटिव्स को या किसी फैमिली मेंबर को लिखते हैं। तो उसमें जो क्या होता है इनफॉर्मल लेटर में, कि हम जो लिखने वाला होता है वो अपना पता लिखता है, सामने वाले का पता उस लेटर में नहीं लिखा जाता है। तो देखो कैसे लिखते हैं, इसको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो एक बार फिर से हम वापस चलेंगे वहीं उसी पेज पे, और उसी पेज पे हम चलेंगे, और यहाँ पे देखो हम बच्चों लिखेंगे, चलो इसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे हमको लिखना है। तो अब जो एक आप याद रखिए दिमाग में, एक लेटर लिखना है आपको, सिंपल सा, बल्कि छोटा सा लिखेंगे, ज्यादा बड़ा नहीं। और लेटर कैसा लिखना है, इनफॉर्मल लिखना है। तो इनफॉर्मल में क्या होता है कि सबसे पहले तो यहाँ पे होता है हाउस नंबर दे दिया 01। आप एग्जाम्पल कुछ भी लिख दीजिए अपने हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। अगर मान लो यही क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप अपने हिसाब से कुछ भी लिखेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे, चलो यहाँ पे लिख देंगे आप गहलोत भवन। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे भाई GEHLOT, गहलोत भवन। हाँ, ये आपने लिख दिया। उसके बाद आप लिख दीजिए, उसके बाद चलो हाँ यहाँ पे लिख दीजिए रामनगर और जोधपुर। ये 3 लाइन में हो गया एड्रेस। एक लाइन हमें खाली छोड़नी है, और यहाँ पे हम लिखेंगे डेट 4 मार्च 2024। यहाँ पे हमने ये लिख दिया। उसके बाद आप डायरेक्ट लिखेंगे डियर, है ना, आप यहाँ पे लिखेंगे डियर, या फिर आप चाहो तो इसको छोड़ दे, लिखना चाहो तो अपना उसका नाम लिख दीजिए। आप यहाँ पे सीधा लिखेंगे अब चूंकि आपको अटेंड करना है ना, उसके फ्रेंड की मैरिज को अटेंड करना है, तो आप उसमें जाएंगे तो आपको थोड़ा सा क्योंकि अभी जाएंगे ना, तो उसको फ्यूचर टेंस में लिखना है कि आई विल बी वेरी हैप्पी टू अटेंड योर ग्रैंड, जो ऑस्पिशियस डे है, ऑस्पिशियस ओकेजन है, तो हम लिखेंगे कि आई विल बी, और डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हैं आई एम वेरी हैप्पी दैट आई विल ज्वाइन। ओके, ऐसा भी लिख सकते हैं, बट आई लिखेंगे आई विल बी। आप सेल भी लिख सकते हैं, आई सेल बी। तो आई विल बी वेरी हैप्पी, आई विल बी वेरी हैप्पी, या आई विल बी वेरी प्लीज, आई विल बी प्लीज्ड भी लिख सकते हैं, वेरी हैप्पी। कई सारे होते हैं चीजें, कई वर्ड्स होते हैं, आप ढंग से कोई भी वर्ड लिख सकते हैं। आई विल बी वेरी हैप्पी टू अटेंड the auspicious, AUSPICIOUS, the auspicious occasion, OCCASION, auspicious occasion of your marriage, MARRIAGE। मैं स्पेलिंग बोल बोल के लिख रहा हूँ बच्चों, कर्सिव लिख रहा हूँ, आपको समझ में नहीं आवे तो मैं स्पेलिंग साथ में बोल रहा हूँ। ओके, कि भाई आपकी इस बहुत ही शानदार और एक शुभ मांगलिक शादी में मैं शामिल होऊंगा। मतलब ये, इसका मतलब ये होता है मैं वेरी प्लीज, क्योंकि मतलब हो रहा है, ठीक है।
और कब है वो डेट भी लिख दीजिए। तो मान लीजिए कि शादी हो रही है जैसे 15 मार्च को, है ना, 15 मार्च 2024, है ना, ये मैं उसमें शामिल होऊंगा। और क्योंकि छोटा सा लिखना ज्यादा लंबा नहीं होता है, आप ये अब थैंक यू दे सकते हैं, हालांकि शुरू में भी दे सकते हैं कि थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी इन दिस ओकेजन, या डायरेक्ट लिख दीजिए थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी, इनवाइटिंग मी, मुझे इनवाइट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। यहाँ पे लिखेंगे सिंसियरली, और यहाँ पे सिंसियरली नहीं भी लिखे तो अपना नाम लिख दीजिए, बस जो भी आपका नाम है XYZ आप यहाँ पे लिख दीजिए ABC, ओके। तो ये हो गया आपका एक रिप्लाई। कैसा रिप्लाई? इनफॉर्मल रिप्लाई, जो एक छोटे एक इनफॉर्मल लेटर के रूप में होता है। तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं एक बार फिर से, और फिर से हम देखेंगे। हाँ, अब देखो नेक्स्ट क्या है। चौथा प्रश्न है कि यू आर कशिश, रिपोर्टर ऑफ राजस्थान पत्रिका, राइट रिपोर्ट ऑन असेंबली इलेक्शन हेल्ड इन योर सिटी इन अबाउट 100 वर्ड्स। मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना, अभी पिछले जो विधानसभा चुनाव हुए थे, तो विधानसभा चुनाव में किस प्रकार का माहौल था आपके असेंबली में, जो जहां पे आपका पोलिंग बूथ था, उसका थोड़ा सा दृश्य लिखिए। सुबह से लेकर के शाम तक किस प्रकार का माहौल रहा था, तो वो सारा लिखना है। तो आप जो है एक प्रकार से इसमें जो लिखा जाता है उसमें सबसे पहले तो आप हेडिंग डालेंगे। तो हेडिंग इसमें क्या होती है? असेंबली इलेक्शन, ओके। उसके बाद आप नीचे लिखेंगे बाय रिपोर्टर, और फिर आप लिखेंगे प्लेस का नाम। अब अगर आपको मान लो यहाँ पे मैं थोड़ा सा हल्का सा आपको बता देता हूँ। चलो एक बार फिर से अपन उसी स्लाइड पे चलते हैं। तो यहाँ पे आप देखो क्या करेंगे कि पहले तो यहाँ पे लिखेंगे असेंबली इलेक्शंस, है ना, ASSEMBLY, असेंबली इलेक्शंस 2023 के जो चुनाव हुए थे। और यहाँ पे लिखेंगे बाय रिपोर्टर और अपना नाम लिख देना जो भी, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे प्लेस। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप लिखेंगे चलो बाड़मेर, है ना, बाड़मेर। और यहाँ पे डेट लिखेंगे कि कोई भी तारीख लिख दीजिए। आप चाहो तो चलो 4 मार्च लिख दो, 4 मार्च, बस इतना लिखा जाता है। और उसके बाद में सन यहाँ पे नहीं लिखना होता है। और रिपोर्ट हमेशा पास्ट टेंस में लिखी जाती है। तो आप लिखेंगे यस्टरडे इन अवर असेंबली स्टेशन इन अवर पोलिंग बूथ असेंबली इलेक्शन 2024 वाज हेल्ड। इस जो है वो चुनाव आयोजित हुए। देयर वाज ग्रेट, यहाँ पे लिखेंगे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, ग्रेट क्राउड एंड मैनी सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस। और उसके बाद आप लिखेंगे देयर वर लॉन्ग क्यूज, वन फॉर वीमेन एंड अदर फॉर मेल, एक महिलाओं की थी एक पुरुषों की थी। एंड आई ऑल्सो कास्ट माई वोट, मैंने भी अपना वोट दिया, आदि आदि लिख करके इस तरीके से आप कंप्लीट कर देंगे। तो ये सिंपल सा लिखना है, आपको पूरे में से पूरे नंबर मिल जाएंगे, 5 में से 5 नंबर आपको इसमें मिल जाएंगे बच्चों, ठीक है। चलिए एक बार फिर से बैक चलते हैं पेपर की तरफ, और फिर से यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे क्या है कि राइट पैराग्राफ इन अबाउट 100 वर्ड्स बेस्ड ऑन गिवन क्लूज ऑन डीमेरिट्स ऑफ सिटी लाइफ। सिटी लाइफ की डीमेरिट्स बतानी है आपको, उसकी कमियां बतानी है। यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं क्लूज, उस क्लूज का ध्यान रखते हुए। उसके बाद देखो एक लेटर भी है। तो ये तो जो बड़े क्वेश्चन है ये अपन नेक्स्ट जो अपनी क्लास रहेगी उसमें हम कर देंगे। अब ग्रामर वाला है सेक्शन, तो बच्चों ग्रामर में थोड़ा सा टाइम लगेगा। जितनी क्लास अभी लंबी हुई है ना, उतनी की उतनी और लंबी रहेगी, क्योंकि मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा ये सारी चीज़ें। तो इसमें थोड़ा सा और टाइम लगेगा। और फिर इसके डी सेक्शन भी है और सारी चीज़ें। चलो डी सेक्शन अपन कर लेते हैं, ग्रामर को अपन थोड़ा सा बाद में करेंगे। तो डी सेक्शन में है ना, चलो अच्छा करवा देते हैं। हाँ, तो देखो डी सेक्शन को हम कर लेते हैं, यहाँ से शुरू होता है डी सेक्शन। तो डी सेक्शन में क्या करना है कि अपना जो एक पैसेज आएगा बुक में से, और उस पैसेज के आपको आंसर देने हैं। तो यहाँ पे मैं पैसेज नहीं पढ़ूंगा, डायरेक्टली अपन आंसर क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं, क्योंकि ये पढ़ा हुआ है बुक में से है। तो पढ़ा हुआ है, आप लोगों ने भी पढ़ा है, मैंने भी कई बार पढ़ाया है, मुझे बार बार सारी चीज़ें याद है। तो ये तो पढ़ा हुआ है, इसलिए इसमें टाइम अपना नहीं लगेगा। तो सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। और क्वेश्चन पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ पे लिखा है पहला क्वेश्चन कि हु इज आई
इन द एबो पैसेज, इस पैसेज में आई शब्द किसके लिए आया है? यहाँ पे देखिए मुकेश के लिए आया है, सविता के लिए आया है, अदर द नैरेटर के लिए आया है, या फिर यंग मैन के लिए आया है? तो देखो आई शब्द जो है ना बच्चों नैरेटर के लिए आया है। अब कैसे आया नैरेटर के लिए? आप कहोगे सर कैसे आया, हमें तो ध्यान नहीं। तो यहाँ पे देखो क्या शब्द लिखा हुआ है कि हाँ यहाँ पे देखिए, हाँ व्हेन आई सेंस देखो यहाँ लिखा हुआ है कि व्हेन आई सेंस अ फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश आई एम चीयर्ड, तो मुझे खुशी होती है जब मुकेश में, यहाँ पे अनिस जंग ये कहती है कि मुकेश जब कहता है ना कि आई वांट टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ, तो इससे मुझे खुशी होती है। तो आई किसके लिए आया है? दोनों जगह आई नैरेटर के लिए आया है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हुआ कि आई जो है वो आया है नैरेटर के लिए। पहला क्वेश्चन आई नैरेटर के लिए। दूसरा क्या है? मुकेश इज कंटेंटेड टू ड्रीम ऑफ, मुकेश किस चीज का स्वप्न देख के संतुष्ट है? कार का, एरोप्लेन का, बसेस का, या एयरक्राफ्ट का? तो राइट आंसर है कार का स्वप्न देख करके। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है कि इवन इफ दे गेट ऑर्गेनाइज्ड यंग मैन फियर दैट दे विल बी, अगर वो संगठित होते हैं तो युवा पुरुष डरते हैं कि उनके साथ क्या होगा? तो उनके साथ क्या होगा? हॉल्ड अप बाय द पुलिस, बीटन, पुट इनटू जेल एंड ऑल ऑफ द अबव। तो बच्चों करेक्ट आंसर रहेगा ऑल ऑफ द अबव, उनको मारा जाएगा, पीटा जाएगा और जेल में डाल दिया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ दीज इज नॉट अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप ऑफ दिस चिल्ड्रन, इन बच्चों के बड़े होने का क्या एक हिस्सा नहीं है? केयरिंग, डेयरिंग, वर्किंग एंड पॉवर्टी। तो इनका जो है ना डेयरिंग, डेयरिंग का मतलब होता है साहस करना, ये हिम्मत नहीं कर सकते, साहस नहीं कर सकते, बाकी सारी चीजें हैं, तो ये डेयरिंग जो है वो उनके जीवन का पार्ट नहीं है। फिर क्या कहा है कि विच ऑफ दीज वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज मीन्स द सेम एज क्रूअल, क्रूल का मतलब क्या होता है? क्रूल का मतलब होता है बच्चों सिंपैथी, काइंड, बीटन या विशियस। तो राइट आंसर रहेगा इसका, राइट आंसर रहेगा विशियस। विशियस मैंने दुष्चक्र, क्रूअल मैंने जो एक दुष्चक्र, जो निर्दयता पूर्वक दुष्चक्र है ना, इसका राइट आंसर रहेगा बी। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ दीज वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज इज ऑपोजिट टू लीगल, लीगल का ऑपोजिट होता है इलीगल, तो आंसर इसका डी जो है वो राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्या है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस अबाउट 60 वर्ड्स। अब 60 शब्दों में आपको देना है आंसर। तो ये तो बड़े क्वेश्चन है, इसको अपन अलग से अगर टाइम मिला तो कर लेंगे, नहीं तो आप लोग थोड़ा सा इसे देख लीजिएगा। चलिए लास्ट पे चलते हैं, हाँ लास्ट पे चलते हैं। 18वां क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, इसमें से सही कौन सा है उसको चूज करना है। तो क्वेश्चन एक है कि डॉक्टर सदाउस फादर वांटेड टू सी हिम एज अ फेमस, डॉक्टर सदाउ के पिता सदाउ को क्या बनाना चाहते थे? वो एक बहुत फेमस किस रूप में देखना चाहते थे सदाउ को? साइंटिस्ट के रूप में, सर्जन के रूप में, लॉयर के रूप में, या हस्बैंड के रूप में? तो उसके पिता चाहते थे कि सदाउ जो है एक फेमस सर्जन बने, और उसे बनाया भी। करेक्ट। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन क्या है कि डेरीज मदर हैड ब्लैंक फीलिंग्स टुवर्ड्स मिस्टर लैम्ब, डेरी की माँ लैम्ब के प्रति किस प्रकार का भाव रखती थी? अच्छा भाव था, गुड, नाइदर गुड नॉर बैड, न तो अच्छा न बुरा, बैड बुरा भाव, या फिर जेलसी या ईर्ष्या का भाव रखती थी? तो देखो एक्चुअली अपन बैड कह सकते हैं, ईर्ष्यालु तो नहीं कहेंगे, बैड कह सकते हैं, बुरा भाव था, कुछ अच्छा भाव तो नहीं था, वो उसके बारे में अच्छा तो नहीं सोचती थी, ठीक है ना, तो राइट आंसर रहेगा बैड। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है कि अंटार्कटिका, अंटार्कटिका स्टोर्स अबाउट आइस ऑफ द अर्थ टोटल आइस, पृथ्वी की कुल बर्फ का कितना भाग जो है वो अंटार्कटिका में स्टोर किया हुआ है? 70% है, 90% है, 60 है, या नन ऑफ दीज है? तो बच्चों करेक्ट आंसर रहेगा इसका 90%। 90% आइस, 90% बर्फ जो है वो अकेले अंटार्कटिका के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सैम वॉज एट द थर्ड लेवल 4, सैम थर्ड लेवल पर कितने टाइम रहा था? 2 मंथ रहा था, 3 वीक्स रहा था, 2 डेज रहा था, या 2 वीक्स रहा था? तो बच्चों यहाँ पे राइट आंसर रहेगा, उल्लेख किया हुआ है चैप्टर में कि ही वॉज देयर, ही हैड बीन देयर फॉर 2 वीक्स, वो 2 वीक्स 2 सप्ताह तक वहां पे रुका था। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, महाराजा, महाराजा कुड नॉट किल द 100th टाइगर बिकॉज, वो 100वें टाइगर को नहीं मार सका। क्यों नहीं मार सका? क्या हुआ था? ही कुड नॉट फाइंड इट, उसे नहीं मिला था इसलिए। ही हैड लेफ्ट हंटिंग, या उसने शिकार करना छोड़ दिया था। ही मिस्ड हिज टारगेट, या अपना टारगेट चूक गया था, या ही बिकेम वीक, या फिर वो कमजोर हो गया था। तो बच्चों करेक्ट आंसर रहेगा उसने मारा था उसे, लेकिन वो टारगेट मिस कर गया था, तो मिस्ड हिज टारगेट, टारगेट चूक गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अगला क्या लिखा हुआ है कि हु इन्फॉर्म्ड जिट कालासा अबाउट द कटिंग ऑफ हर हेयर, तो उसको उसके कटिंग
उसके हेयर की कटिंग के बारे में किसने उसे इन्फॉर्म किया था? तो बच्चों करेक्ट आंसर है रहेगा जुडविन, जो ना जुडेविन। जुडेविन इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। तो देखो इस तरीके से हमने इस कंप्लीटली पेपर को सॉल्यूशन किया है। बड़े प्रश्न बाकी रह गए और साथ ही साथ ग्रामर का सेक्शन बाकी रहा है। तो ये ग्रामर मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट क्लास में आपको अच्छी तरह से समझा दूं। और अगर यहाँ पे नहीं समझा पाया तो अपनी जो ग्रामर सेक्शन है जिसका अभ्यास करना है, मैं टाइम अगर मिलेगा तो निश्चित रूप से एग्जाम से पहले आपको बहुत एक लंबा सा टेस्ट लेंगे जिसमें अपने ग्रामर के जो चारों टॉपिक है उसका एक कंबाइंड टेस्ट लेंगे और ग्रामर के जो चारों टॉपिक है वो मैं आपको अलग से पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो कैसे रही ये क्लास? आप एक आपसे मैं ये प्रश्न करना चाहूंगा कि अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी टाइप से 4 और पेपर है हमारे पास, है ना, इंग्लिश के 4 और पेपर हैं, तो अगर आप लोग कहते हैं तो मैं वो चारों पेपर भी इसी टाइप से सॉल्व करवा दूंगा। पर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना पड़ेगा कि हाँ करवा दीजिए, तो ये मैं कोशिश करूंगा कल आपको चारों अवेलेबल करवा दूंगा। और अगर आपको नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, फिर तो जैसा चल रहा है वैसा मैं और कंटिन्यू करूंगा और कुछ जो है टॉपिक आपको करवा दूंगा, क्योंकि एग्जाम से पहले अभ्यास करना बहुत जरूरी होता है। इस प्रकार के मॉडल पेपर सॉल्व करने से बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है एग्जाम में। तो अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं तो तैयार हूं, बिल्कुल आपको अवेलेबल करा दूंगा, बट इसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा कि करा दीजिए। अब जितने ज्यादा बच्चे कमेंट करेंगे तभी आपको वो जो है कंटेंट मिल पाएगा। ओके, तो आज की क्लास में बस इतना ही। कैसे लगी आपको ये क्लास मुझे बताइए। और साथ ही साथ मैं आपको नंबर दे देता हूं, हमारे व्हाट्सएप के नंबर है 9079622989। अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये नंबर है, इस पे आप हमें मैसेज करेंगे, व्हाट्सएप मैसेज, तो आपको हमारी जो लिंक्स हैं वो मिल जाएगी, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की, हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक, हमारे ऐप की, वेबसाइट की, कोर्सेज की, प्लेलिस्ट की, सारी लिंक्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।